नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी इस क्लास को जो देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि अधिकांश उनमें से भावी आईएएस अधिकारी जरूर होंगे। और वो भावी आईएएस अधिकारी हैं, वो सभी आईएएस अधिकारी अभी चाहे एस्पिरेंट हैं, लेकिन अपने मन में, अपनी आंखों में एक भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी का सपना पाले हुए हैं। तो उनके मन में निश्चित रूप से एक प्रश्न चल रहा होगा। उस बहुत ही ज्वलंत सा प्रश्न है। उस प्रश्न को लेकर के मेरे मन में भी ये प्रश्न एज ए टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स वाली लाइफ तो मेरी एक लंबे समय 8-10 साल पहले कंप्लीट हो गई, लेकिन एज ए टीचर मेरे माइंड में बहुत दिन से ये क्वेश्चन चल रहा था। जब से अभी आरएस मेंस का रिजल्ट आया है, तब से और ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरे मन में बड़े कौतूहल की तरह बार बार आ रहा था कि आखिरकार आरएस की परीक्षा के अंदर, आरएस मेंस के अंदर, स्पेशली आरएस मेंस के अंदर कट ऑफ कम क्यों होती जा रही है। लगातार आप लोग देखेंगे तो कट ऑफ कम होती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है? स्टूडेंट्स के मन में भी ये बात घर कर रही होगी, कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो रहा होगा कि आरपीएससी के द्वारा पेपर बहुत टफ बनाया जा रहा है, इतना टफ बनाया जा रहा है, पता नहीं आरपीएससी क्या सोच रही है, क्यों ऐसा पेपर बना रही है, कैसे ये कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है, हमारी तैयारी को क्या दिशा दें, किस दिशा में हम लेके जाएं और कहाँ तक हम हमारी तैयारी के स्तर को बढ़ाएं, जिससे कि हम इस कट ऑफ को भी, जो न्यूनतम कट ऑफ है, उसको भी पार कर पाएँ। हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग ये कट ऑफ पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी आरपीएससी के द्वारा दिनों दिन आरएस मुख्य परीक्षा को जो है बहुत टफ बनाया जा रहा है। क्या वास्तव में ये टफ बन रही है, या फिर हमारे अंदर ही कोई कमी है, हमारी तैयारी की दिशा में कोई कमी है, हमारी कंटेंट के लेवल पे कमी है, या हमें जो पढ़ाया जा रहा है या हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है, या हमारे गाइडेंस में, मार्गदर्शन में कोई कमी है। दोस्तों, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, जैसे कि कोई हम बात करें, जैसे कोई एक युद्ध होता है, तो युद्ध की हम पहले से तैयारियां करते हैं। उस युद्ध की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है रणनीति। युद्ध की रणनीति अगर आपकी बहुत सटीक है, बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप कम संसाधन, सीमित संसाधनों में, सीमित समय में भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी दिशा में आज की क्लास को लेकर के आया हूँ मैं। और मेरे मन की भी पीड़ा है कि आखिरकार आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित की जा रही है, हर साल जैसे जैसे आरएस की एग्ज़ाम होती जा रही है, वैसे वैसे ये कट ऑफ कम क्यों होती जा रही है। ये क्वेश्चन मेरा ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, गाइडेंस लेने के लिए भी आते हैं, पर्सनली भी बात करते हैं, तो वो भी एक ही बात कहते हैं, उनके मन में बड़ा एक भय का सा माहौल है कि आरपीएससी की द्वारा जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कम क्यों जा रही है, ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर कि आरपीएससी के द्वारा आरएस मेंस की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, उनकी कट ऑफ प्रति वर्ष कम और कम और कम होती जा रही है। इसको मैं आपको तथ्यों के साथ में थोड़ा सा बात करूंगा। आपके सामने मैं 4 साल की जो आरएस मेंस की परीक्षा, उनके तथ्य लेकर के आया हूं, तो उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये इस मामले में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है, विचार है। कोई अगर इससे सहमत नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है कोई भी सहमत हो, सभी सहमत हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति के, हर एक्सपर्ट के अपने अपने व्यू हो सकते हैं। चूँकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान से भी प्राप्त है, और संविधान से प्राप्त है, और ये मेरा नैसर्गिक, नेचुरल अधिकार भी है। अतः मैं अपनी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका उपयोग करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरे विचार जो हैं, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आपकी रणनीति तय करने में, आपकी दिशा को तय करने में आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में, या हम कहें एक सपोर्टिव
प्लान के रूप में तैयार करने में आपको मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरी उम्मीद है। इसी को लेकर के मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के मामले में, मैं चूँकि खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी से एक लंबे समय तक जुड़ा था। मैं 99 से लेकर के और जब तक मेरा फाइनली आदेश में सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक, यानी 2017 तक कंटिन्यू आदेश की परीक्षा से जुड़ा रहा, साथ में आईएएस की परीक्षा से भी जुड़ा रहा। कई सारे आदेश के मेंस दिए, आईएएस के मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, तो एक लंबा अनुभव मेरे पास में जो है। फिर इसके बाद में 2007-8 से ही अपना जो ज्ञान अर्जित किया उसको एक एजुकेटर के रूप में मैं देता रहा। विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे आरएस आईएएस की क्लासेज में मैं जुड़ा रहा। तो उन सब अनुभवों को लेकर के, उन बेसिक के जो मेरे फंडामेंटल जो एक अनुभव मैंने जो प्राप्त किए विभिन्न, चाहे एक स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे एक एजुकेटर के रूप में हो, चाहे वली से एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने बड़े नज़दीक से महसूस की, आज उन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग मुद्दे पे ही चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कम क्यों होती जा रही है, क्या संकेत है। दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कट ऑफ कम हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का विषय है, आपके सामने ये थंबनेल पे सारी बातें जो विषय है वो आपके सामने है, आरपीएससी। दोस्तों, ये लोगो मैंने आपके सामने इसलिए लेके आया क्योंकि आपकी भाग्य विधाता है। आरपीएससी क्या है? भाग्य विधाता है। आप सभी जो भी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा, राजस्थान की राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा आरएस परीक्षा को माना जाता है, आरएस सेवा को माना जाता है, इसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसका समाज में रेपुटेशन है, इज्जत है, इमेज है, और आप सोचते हैं कि पावर पोजीशन भी है, और पावर पोजीशंस के बेसिस पे आप जो है एक अच्छे लोक सेवक के रूप में जनता की सेवा कर पाएंगे। आप अपनी शक्तियों का, अपने प्राधिकार के आधार पे आप अपने समाज में एक अच्छा सम्मान, एक ओहदा प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी बातें आपकी जो पूरे करने वाली संस्था है, वो संस्था कौन सी है? आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। ये बिल्डिंग का चित्र है आरपीएससी का, अजमेर में है। और किसी ज़माने में हम लोगों का भी, जब हम सिविल सर्विसेज की आरएस की तैयारी करते थे तो हम सोचते थे कि इंटरव्यू देने जाना है, हमें इस बिल्डिंग के अंदर जाना है, इस बिल्डिंग में प्रवेश करना हमारा सबका सपना हुआ करता था। उस सपने को साकार करने के लिए हम दिनों रात जागते हैं, मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये इसी बिल्डिंग के अंदर मैंने भी 4-5 इंटरव्यू दिए थे, आरएस के ही इंटरव्यू दिए सिविल सर्विसेज के दौरान। तो मेरे तो इस बिल्डिंग के साथ विशेष खास अनुभव हैं, उनको मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मुद्दा है, जो मुद्दा हमारा मेनली अभी वर्तमान में जो मुद्दा है जिसको हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि आखिरकार कट ऑफ क्यों जा रही है। देखिए, आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर 2018 में 345 कट ऑफ थी। कितनी थी दोस्तों? 345। अच्छा, मैं केवल कट ऑफ जनरल ओबीसी की लेके आया हूँ, मैं अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उसी के बेसिस पर आप आइडिया लगा लीजिए, उनमें भी कम ही होगी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे जनरल ओबीसी में हो रही है। आरएस 2018 में 345 कट ऑफ है दोस्तों। फिर देखिए 2021 के अंदर, 18 में 345 और 2021 के अंदर जो कट ऑफ है 315 है, यानी कम हो गई। 2023 की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा के अंदर आपकी जो कट ऑफ है 262 है, 262। कितनी है? 262 आपकी कट ऑफ रही है। और चौथी बात, 2024 की जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ, हैरान करने वाली कट ऑफ है 208 नंबर। कितनी है? 208। अब आप सोचिए कि जनरल ओबीसी की 208 कट ऑफ है, और आपको पता है ये जो कट ऑफ है आपकी कितने मार्क्स में से है? ये 800 नंबर में से है। कितने टोटल मार्क्स कितने हैं? 800 मार्क्स में से 208 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा रही है। यानी आप सोच के देखिए कि आप 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही है। 50% 400 पर होती है, 400 तो छोड़िए, पहले 345 पे हो रहा था, यानी 40-45, 40-42% पे हो रहा था। अब जो है वो कट ऑफ और भी डाउन होते हुए
आप 400 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी आपको 25% के लगभग 25-26% आपकी कट ऑफ जा रही है आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और सेवा की परीक्षा के अंदर जो कट ऑफ है 208 जा रही है। अब यहाँ प्रश्न उठते हैं दोस्तों, ये कट ऑफ कम क्यों जा रही है, ये कट ऑफ कम क्यों हो रही है, लगातार दिनों दिन कट ऑफ कम क्यों होती जा रही है? इसके पीछे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे व्यू, कई सारी विचारधाराएं, कई सारी सोच हो सकती हैं। अपन बात करें क्या ये कट ऑफ कम होने का कारण, पहला कारण तो मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं क्वेश्चन मार्क के रूप में रख रहा हूं आपके सामने। क्या कट ऑफ कम होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट का स्तर गिर गया है, विद्यार्थियों का स्तर गिर गया है, गिर रहा है, ज्यादा बेटर शब्द होगा, गिर रहा है मतलब पहले जो विद्यार्थी थे, पहले 2018 में जो विद्यार्थी थे या उससे पहले वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, उससे जो कट ऑफ है डाउन होती जा रही है। तो डाउन होने का मतलब है, इसका मतलब है कि 2018 के बाद में जो विद्यार्थियों की खेप आ रही है वो क्या वास्तव में अयोग्य लोग हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, उनकी योग्यता में किसी प्रकार की कोई कमी है, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या स्तर गिर रहा है, पहली बात। दूसरा स्तर, क्या कंटेंट के लेवल पे, कंटेंट यानी कि अपन कहें कि विषय सामग्री को लेकर के कोई दिक्कत है की समस्या है? विषय सामग्री यानी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो कंटेंट पढ़ रहा है, वो स्तर, वो कंटेंट जो है वो पर्याप्त या उचित कंटेंट है या नहीं है? तीसरी बात पे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट को पढ़ाने वाले जो संस्थान और टीचर और एजुकेटर्स हैं, क्या उनका स्तर गिर गया है? संस्थानों का स्तर गिरा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या आरपीएससी ने जानबूझ करके पेपर के स्तर को टफ किया है? इसका कारण आरपीएससी है, आरपीएससी ने इसको फोकस किया है, या फिर आरपीएससी अयोग्य लोगों को छांटने के लिए जानबूझ के टारगेट करके कि कोई भी एग्जाम में नया सीटें खाली रह जाएं, इस तरह का पेपर बना रही है। यानी पेपर का स्तर टफ बना अलग बात है, और एक होता है कि आरपीएससी का स्तर इतना ज़्यादा कि हम लोगों के जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस, आरपीएससी के द्वारा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। 225 सीटों में से मात्र 6 लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई कर पाए, बाकी की सारी सीटें खाली रह गई। दोस्तों क्या है कारण, क्या है रीजन? आपके मन में ये सारे प्रश्न चल रहे होंगे, मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं 2000 पहली बार जब मैंने आरएस का एग्जाम दिया तो 2003 की वैकेंसी मैंने सबसे पहले देखी थी। उस समय सब्जेक्ट ऑप्शनल हुआ करते थे, 2 सब्जेक्ट प्री के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था और दूसरा जीके का पेपर होता था। प्री पास करने के बाद आरएस मेंस की जब परीक्षा होती थी तो उस समय का पैटर्न में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते थे। हिंदी का पेपर अलग से होता था, इंग्लिश का पेपर अलग से होता था। यानी उस समय का पैटर्न अलग था। उस समय विषय विशेषज्ञों का दौर था। किसका दौर था? विषय विशेषज्ञों का दौर था। वो एग्जाम दिया 2007 में भी वही सब्जेक्ट का पैटर्न था। वहाँ स्केलिंग की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुआ करती थी। अब ये क्या सही था, क्या गलत नहीं था, गलत था, सही था, ये जो भी बातें थी हर वैकेंसी कोर्ट में जाती थी। उसके लिए स्केलिंग के फॉर्मूले का बड़ा जटिल फॉर्मूला होता था, किसी को समझ में नहीं आता था। उसकी आड़ में पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। हमेशा इल्ज़ाम आरपीएससी के ऊपर लगा करते थे। आरपीएससी ने उसको हटाया और 2013 में पैटर्न ही चेंज कर दिया
2012 तक ये कंटिन्यू चला, 2007, 2008, 2010, 2012, यहाँ तक जो है पुराने पैटर्न पे एग्जाम चलती थी। पुराने पैटर्न में सब्जेक्ट के पेपर होते थे और एक सब्जेक्ट को तैयार करने में दोस्तों स्टूडेंट को 1.5 से 2 साल का टाइम लगता था, क्योंकि उस समय टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती थी। और टेक्स्ट बुक भी जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी 4-5 टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया की 1-1, 2-2, एनसीईआरटी के अलावा 1-1, 2-2 टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती थी। मिडाइवल इंडिया के अंदर भी सतीश चंद्रा की जो किताब आती थी वो अलग अलग, मिडाइवल की अलग आती थी, सल्तनत की अलग आती थी। मॉडर्न के अंदर सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा सर की और कई सारी किताबें पढ़ते थे, विशेषज्ञ होते थे। हिस्ट्री को ही पढ़ने में 4-5 किताबें पढ़ते थे। ऐसे ही पॉलिटिकल हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिलॉसफी हो, सब सब्जेक्टों का अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन बात ये आती है कि वो पैटर्न में स्केलिंग ऊपर नीचे उनको बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला था उसमें, लेकिन उस फॉर्मूले की आड़ में जो है किसी के नंबर कम होते, किसी के ज़्यादा होते, तो प्रश्न आरपीएससी के ऊपर लगता था। आरपीएससी ने उस पैटर्न को ही समाप्त कर दिया। उसको समाप्त करके आरपीएससी ने जो है एक कॉमन पेपर लेकर आया, 4 पेपर कॉमन किए 2013 में। 2013 वाला जो पैटर्न था, मैं पुराने पैटर्न का स्टूडेंट था। मैं भी पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी 3 सब्जेक्टों से मैं हमेशा एग्जाम दिया करता था और लगातार 3-4 बार मैं आरएस के इंटरव्यू उस पुराने पैटर्न में भी पहुंचा, तो मुझे उसका भी एक अनुभव है। लेकिन फाइनली जो मेरा सिलेक्शन, मैं अपना खुद की बात करूं तो मेरा बदले हुए पैटर्न में जब पहली बार पैटर्न बदला गया था 2013 में, आरएस 2013 के अंदर, और कॉमन पेपर कह दिए गए सब सब्जेक्टों को, लगभग 22-24 सब्जेक्टों को मिला करके, और कॉमन पेपर बना दिए गए। 4 कॉमन पेपर बना करके उनमें मैथ और रीजनिंग के पार्ट को बहुत बढ़ा दिया गया। दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं कि 2013 के अंदर जो कट ऑफ गई थी जनरल की 350 गई थी, और ओबीसी की उस साल जो कट ऑफ गई थी वो 382 गई थी। कितना? 382। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। बाद में कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि जनरल की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती, तो इसको वापस 382 यानी 350 से ऊपर वाले बच्चे थे उन सबको पास किया, यानी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ को 350 ही माना गया। दोस्तों 13 के बाद में फिर 16 की वैकेंसी हुई, 16 के बाद फिर 18 की आई, 18 से मैंने आपको कहानी आपके सामने रखी हुई है। लगातार चेंज क्यों हो रहा है? पहला तो एक रीजन ये है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे बात करता हूं कि विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है क्या। दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल भी कदापि सहमत नहीं हूं कि विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि जब हम लोग तैयारी करते थे, सब्जेक्ट का ज़माना होता था, तो आर्ट्स के स्टूडेंटों की भरमार हुआ करती थी इस एग्ज़ाम के अंदर। और आर्ट्स के स्टूडेंट जो है 2-2, 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल तक लगातार आरएस की तैयारी करते थे, सब्जेक्टों के एक्सपर्ट बन जाते थे। और जो मिडिल क्लास स्टूडेंट होता था, मिडिल लेवल का स्टूडेंट होता था या लोअर मिडिल लेवल का स्टूडेंट होता, 10वीं 12वीं में या बीए में जिसकी 2nd डिवीजन है या 1st डिवीजन भी है, तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होता था, वही स्टूडेंट एग्ज़ाम देता था और लगातार एग्ज़ाम देते देते वो पास हो जाता था। अधिकतर सिलेक्शन का जो रेशो होता था वो तीसरे चांस में, चौथे चांस में, दूसरे चांस में, इस तरह के स्टूडेंट्स पास होते थे और वही टॉप रैंक लेके आते थे। लेकिन ये पैटर्न चेंज हुआ दोस्तों, 2013 से पैटर्न चेंज हुआ। 2013 के अंदर पैटर्न चेंज हुआ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा योगदान इसमें जुड़ गया। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसमें आया। और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स थे, जो मिडिल लेवल के, आर्ट्स लेवल के या 2nd डिवीजन अपन कहें कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, उन लोगों का दौर कहीं ना कहीं थमने लगा। और अब बीटेक किए हुए या साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का दौर आया, जिनकी मैथ अच्छी थी, जो एसएससी में सेलेक्ट हुए थे, एसएससी की तैयारी किए हुए थे, वो लड़के अब आरएस की तरफ उन्मुख होने लगे। बीटेक हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने करी और नौकरियां नहीं मिली, वो सब आरएस की ओर डाइवर्ट हो गए, या फिर नौकरियां छोड़ करके भी आरएस की, क्योंकि जो प्रेस्टिजियस सर्विस, राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है वो कौन सी है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा, आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसकी ओर सब लोग उन्मुख हुए। दोस्तों इसका मतलब है जो टैलेंट है, एक्चुअल में जो टैलेंट है, जो ब्रिलियंट माइंड के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है इधर डाइवर्ट होने लगे। दोस्तों मैं 2013 का जब आरएस ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग में था, तो मैंने खुद ने ये महसूस किया कि हम 280 स्टेट सर्विस के
ऑफिसर्स थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, 280 में से लगभग 200 स्टूडेंट बीटेक किए हुए थे या फिर एमएससी बीएससी किए हुए यानी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे। 280 में से लगभग 200 स्टूडेंट वहाँ पर थे और जब मैंने उन सबको देखा तो एक से बढ़कर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था वहाँ पे। सारे ऑफिसर्स अपने इनोवेटिव माइंड के लिए जाने जाते थे, क्या बढ़िया अच्छे से उनका आइडियाज़ बड़े अलग अलग होते थे, उनका सबका जो स्पीच होता था सुनते थे, उनके आयाम बहुत अच्छे होते थे। तो आखिरकार जब इतने ब्रिलियंट माइंड के लोग आने लगे तो ऐसी स्थिति में अब आप बताइए कि उस समय से जब साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, बीटेक किए हुए स्टूडेंट अगर इसमें आने लगे हैं, एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट आने लगे हैं, टॉप रैंक वाले लोग आने लगे हैं, तो फिर आरपीएससी का स्तर गिर रहा है, यानी आरपीएससी आरएस मेंस की कट ऑफ का स्तर गिर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ तो कोई ना कोई विशेष कमी मुझे नहीं लग रही है। क्या विद्यार्थियों का स्तर, यानी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर कमजोर हुआ है। विद्यार्थी पहले से टैलेंट है, युवा है, यंग अवस्था के। और अब जो एक नई खेप आने लगी है, पहले केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर इस सर्विस में आते थे, आजकल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। अच्छे कॉन्वेंटेड स्कूलों से पढ़े हुए स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। दोस्तों, हम जब पढ़ते थे उस समय कोचिंगों का भी उतना ज़्यादा दौर नहीं था। जब सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से चलते थे। अभी अगर देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का लेवल जो भरमार है, आप लोगों के पास में ऑप्शन बहुत उपलब्ध है। दोस्तों, कंटेंट की बात करूँ तो उस समय कंटेंट जो है, कंटेंट में बड़ा वेरिएशन था। कंटेंट एक्चुअली टेक्स्ट बुक पे बात करते थे, टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, टेक्स्ट बुक मांगी जाती थी। गाइडों का प्रचलन बहुत कम था, स्टार्टिंग ही हुई थी गाइडों की। लेकिन आज का दौर में देखता हूं दोस्तों, सबसे बड़ी जो मैं कमी देखता हूं कंटेंट के लेवल पे, विषय सामग्री के लेवल पे, इसमें कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न हुआ है। मुझे जो लगता है दोष उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मैं जब मार्केट के अंदर एज ए एजुकेटर में कभी कभार किसी दुकान पे कोई मुझे कंटेंट के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक चाहिए, तो जहाँ टेक्स्ट बुकों की डिमांड करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आते थे और दुकानों पे भी टेक्स्ट बुकें सजी रहती थी, अब मांगने के बावजूद भी एक जो दुकानदार है वो कहता है जयपुर के अंदर कि सर हम कल मंगवा देंगे या परसों मंगवा देंगे। आजकल कौन टेक्स्ट बुक पढ़ता है, आजकल गाइडें पढ़ते हैं। अब चलो गाइडों का भी दौर छोड़िए, गाइडों का भी दौर, गाइड पढ़ ले, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग स्मार्ट स्टडी की ओर बढ़ गए, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन लोगों ने सबसे बड़ी समस्या, विद्यार्थियों के स्तर में कमी नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों का जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस, उस रणनीति में कहीं ना कहीं खोट उत्पन्न हो रहा है। वो खोट ये उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। व्यवसायीकरण होने के कारण इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उन इंस्टीट्यूट्स ने अपने एक लिमिटेड सिलेबस को, लिमिटेड नोट्स को देना प्रारंभ कर दिया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 10-10, 12-12 घंटे क्लास चलती है, 1.5, 2-2 साल क्लास चलती है। बच्चा जो है केवल उन्हीं को पढ़ता है। उनके माइंड में ये स्पून फीडिंग की जाती है कि आप नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और ये हकीकत भी है। स्टार्टिंग के 1-2 एग्जाम में अपन बात करें 16 या 18, इन एग्जामों में कहीं ना कहीं एग्जामों के अंदर जो है, जो कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो उनको रट जाते थे। टेस्ट सीरीज दे करके आंसर प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते थे तो उसी से सेलेक्ट हो जाते। अगर उनसे ईमानदारी से पूछा जाए जो सेलेक्ट हुए, तो बहुत कम लोग ऐसा बता पाएंगे कि आपने एथिक्स के लिए कौन सी, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि एथिक्स के लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी क्या, तो या टेक्स्ट बुक पढ़ना तो बहुत दूर, किसी एथिक्स में किसी टेक्स्ट बुक के राइटर का नाम बता दीजिए, या मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर किसी राइटर का नाम बता दीजिए, क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो आपको जवाब मिलेगा 90% स्टूडेंट ना में जवाब देगा। हम लोगों ने केवल व्यवसायीकरण की जो एक दौर चल रहा है, इस दौर में हमने हमारी डिपेंडेंसी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ज़्यादा बढ़ा दी है, हमने एजुकेटर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स जो सेल्फ, जो अपना एक अंतर्निहित ज्ञान, जो एक सेल्फ स्टडी करके, जो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके जो आंसर लिखने की कला है, उससे बहुत दूर जा चुका है। उसके दिमाग पे जो है कहीं ना कहीं हम जैसे इंस्टीट्यूट वालों ने या हम जैसे किसी एजुकेटर ने उन पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। हम लोगों ने अपने आप को बांध लिया कि केवल इतना सा पढ़ना है, इसी को रटना है, इसको रट करके इसको एग्जाम में छाप आना है। दोस्तों, 1-2 साल तो चला, इंस्टीट्यूटों के बल्ले बल्ले हुए, लोगों ने खूब पैसा कमाया, कुछ लोग अच्छे भी
सेलेक्ट भी हो, उनको लगा कि यहीं से सिलेक्शन होता, सब यहीं से आता है। दोस्तों ये दौर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आरपीएससी के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी। आरपीएससी ने अपने पैटर्न चेंज किया। अभी आरपीएससी भी एक संक्रमणशील अवस्था से गुजर रही थी। पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे जो आरपीएससी थी, उसके मेंबर्स वगैरह, जो भ्रष्टाचार जो भी है, गतिविधियां, पेपर लीक वगैरह, वो आप सब उससे अनजान नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे आए, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी की इमेज पर, साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। इस प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण आरपीएससी में रिफॉर्म होना स्वाभाविक है। दोस्तों जब किसी की इमेज पर, साख पर प्रश्न चिन्ह उठता है, तो निश्चित मानिए कि उसकी वो इमेज को सुधारने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं चेंज लाएगी। और अभी आरपीएससी ने अपनी कार्यप्रणाली में बहुत ड्रास्टिकल चेंज किया है। और ड्रास्टिकल चेंज ये किया है कि आरपीएससी ने अपने स्तर को सुधार लिया है। आरपीएससी जहां एक कॉमन जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन पूछा करती थी, इन सालों में जो जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन पूछा करती थी, अब आरपीएससी धीरे धीरे उसमें इंटेंस क्वेश्चन पूछने लगी है, गहराई से क्वेश्चन पूछने लगी है। अभी हम बात करें कि 2024 का जो पेपर था, एज ए एजुकेटर मैंने उस पेपर को एनालिसिस किया। चूंकि पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है मैं पढ़ाता हूँ, आज भी क्लासेज में कई बार मेरा शौक है तो मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने खुद ने देखा, जितना इससे पहले मैं जो भी अपना पार्ट पढ़ाता था, उसमें से 90% 95% क्वेश्चंस मिल जाते थे, क्योंकि मैं इतना ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाता था ताकि कोई भी चीज़ उसमें से बाहर नहीं जाए। लेकिन पहली बार ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह, ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ऑप्शनल टेक्स्ट बुक की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में से देख करके कि ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट मैटर है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और अभी तक का रिकॉर्ड रहा था इस पिछले एग्जाम से पहले कि अधिकांश क्वेश्चन जो है उसमें से आ जाते थे, यूँ की तो क्वेश्चन मिल जाते थे और आंसर देख के आते थे। स्टूडेंट जब आते थे तो मुझे बताते थे कि सर आपके पढ़ाई हुए में से सारे क्वेश्चन आ गए। मैं कहता बेटा आपका सौभाग्य है, आरपीएससी ने, ईश्वर ने आपकी सुन ली, जो पढ़ा आपने उसमें से पूछ लिया। अभी लेकिन जो 2024 का पेपर हुआ था, उसका जब मैंने पेपर देखा तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो जनरल स्टडीज के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। वो क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट एमए किया है या पीएचडी की हुई है, नेट सेलेक्ट किया हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है, उन लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। एक्सपर्टाइजेशन वाले क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट से जो अपेक्षा की जाती है, वो अपेक्षा आपसे की गई थी। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, चाहे पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी का तो खैर बात ही अलग है, आप सब जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरपीएससी के द्वारा अपने स्तर को बेहतर किया जा रहा है, ताकि कोई अगर कॉपी करे या पेपर की चोरी भी करे तो भी वो किसी डायरेक्ट एक किताब से आंसर मिले। किताबें पढ़ना जरूरी है, टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आरपीएससी तो वापस टेक्स्ट बुकों को पढ़ने की ओर, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की ओर पढ़ने की ओर इशारा कर रही है। लेकिन आप लोग जो हैं अभी भी वो शॉर्टकट के रास्ते को अपनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो एक कोचिंग के या किसी और कोचिंग के अपने नोट्स पढ़ लें, एक टीचर के नोट्स पढ़ लें, उसी में से सारा की सारा क्वेश्चन आ जाए। तो आजकल वो पैटर्न, मुझे जो आरपीएससी का ट्रेंड नजर आ रहा है, वो धीरे धीरे आरपीएससी उसमें चेंज कर रही है। क्योंकि मैथ का पार्ट पहले ज़्यादा हुआ करता था, रीजनिंग का पार्ट, साइंस का पार्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बाद में आरपीएससी ने 2013-16 के बाद में जो अपने सिलेबस में वापस चेंज कर दिया। तो मैथ और रीजनिंग और साइंस वाला पार्ट में जो बीटेक किए हुए या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते थे, वो अच्छा परफॉर्म करते थे, उनमें मार्क्स अच्छे मिलते, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि उनका रेशो कम कर दिया गया, तो निश्चित रूप से कट ऑफ भी धीरे धीरे कम आनी थी। लेकिन अभी इतनी कट ऑफ कम आई है, 208 नंबर कट ऑफ आ रही है 800 नंबर में से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी ने भी अपने स्तर को बढ़ाया है, आरपीएससी ने भी अपने जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है और क्वेश्चन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और हमारे स्टूडेंट्स के जो पढ़ा जा रहा है, उसको विषय सामग्री परोसी जा रही है, उस विषय सामग्री में भी कहीं ना कहीं है। विषय सामग्री का जो चयन हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हमारी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हवा के रुख को देख करके आने वाले तूफान का पता लगा ले, अपनी कश्ती को किस दिशा में ले जाना ये तय कर ले। वही समझदार इंसान होता है, वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है।
तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, इतनी सी बात कहनी है कि जो कट ऑफ कम जा रही है उसके पीछे कारण है कि आरपीएससी अब आपको बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे टू द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो क्वेश्चन के इधर उधर भी जा रही है, आपसे ऑप्शनल यानी टेक्स्ट बुक पढ़ने की अपेक्षा कर रही है, आपसे बेसिक किताबें एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ने की अपेक्षा कर रही है, आपसे वो चाहती है कि आप जो है एक व्यवहारिक ज्ञान भी रखें, आप क्वेश्चन को रट करके नहीं लिखें बल्कि क्वेश्चन को व्यवहारिक तौर से पूछा जाए, उसका जवाब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में एक एनालिसिस करके या विश्लेषणात्मक आंसर आप देने का प्रयास करें। ऐसी अपेक्षा आरपीएससी के द्वारा की जा रही है और मेरा मानना है कि इस सब के लिए आप लोगों को अपनी रणनीति में आमूलचूल सुधार करना पड़ेगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी पे आना पड़ेगा दोस्तों। आपको सेल्फ स्टडी, आपको टेक्स्ट बुक पे, आपको बेसिक जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी वगैरह उस पर आपको आना ही पड़ेगा, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक और कमी मैं एज ए एजुकेटर जो फील करता हूँ, मुझे जो कमी नज़र आती है वो एक कमी और है, थोड़ी सी कड़वी बात है, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे इस बात को सुन करके, और वो बात ये है दोस्तों कि जो हमारे जैसे एजुकेटर हैं इंस्टीट्यूट लाइन में या अपन कहें सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले जो भी संस्थान हैं, मैं अधिकांश संस्थानों में जो भी एजुकेटर्स हैं उनसे परिचित हूँ, बहुत जानता भी हूँ। आजकल ऑनलाइन का ज़माना आया, कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पे भी एक स्टूडियो बना के 2-5 लाख रुपए खर्च करके व्यवस्था करके और वो पढ़ाने लग जाता है। यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आज कंटेंट बहुत है लेकिन स्टूडेंट भ्रमित हो रहा है। उसके कारण स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि किस टीचर की हमें क्लास लेनी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, हमें पढ़ना ज़्यादा है या लिखना ज़्यादा है, हमको पता ही नहीं है, बस भागे जा रहे, भीड़ में चले जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों सबसे बड़े दुख की बात मुझे इस बात को कहते हुए फील हो रही है, क्योंकि जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ, जो मेरा एक पैशन है, उस प्रोफेशन में अब ऐसे लोगों की एंट्री हो गई है जो कि शुद्ध विशुद्ध व्यापारी हैं। दोस्तों जो लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही नहीं है वो लोग उन सब्जेक्टों को पढ़ा रहे, पता लगता है बैकग्राउंड बीटेक है, पॉलिटी पढ़ा रहे, पता लगता है सोशियोलॉजी पढ़ा रहे, पता लगता है फिलॉसफी इथिक्स पढ़ा रहे। अच्छा, मार्केट में मैं गया, बड़ा हैरान हुआ, मैं जानता हूँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति मेरा या किसी संस्थान के प्रति मेरा कोई दोष, कोई नाराजगी किसी तरह का नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एक ही व्यक्ति हिस्ट्री की भी किताब निकाल रहा है, पॉलिटिकल की भी निकाल रहा है, साइकोलॉजी की भी निकाल रहा है, सोशियोलॉजी की भी निकाल रहा है, एथिक्स की भी निकाल रहा है, सभी की निकाल रहा है, और पता लगता है उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं पता करता हूँ कि इतने विद्वान, इतने ज्ञानी ध्यानी लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि हमको तो 1-2 सब्जेक्ट को तैयार करने में भी जो भी 20 साल लगे। 2000 से लेकर के आज तक मैं सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ाने से जुड़ा हुआ 25 साल हो गए। हम आज भी ये लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे पास नॉलेज की अभाव है, हमको और अपडेट करना, और चीज़ें पढ़नी, और टेक्स्ट पढ़ना है। पता लगता है कि बीटेक किया हुआ लड़का आरएस की तैयारी करी, 2 साल प्री में पास हुआ है, मेंस में पास हुआ है, या कोई नौकरी में आ गया, जो भी है आकर के, और वो जो है आपको पढ़ाने लग गया, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है वो। तो आप बताइए कि जनरल स्टडीज़ के रूप में किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने में, उसके कंटेंट में एक्सपर्टाइजेशन कैसे पॉसिबल है। एक 20 साल से एक सब्जेक्ट को जी रहा है जो व्यक्ति, और 1-2 साल से केवल जीएस की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी किया, उसने भी 24-25 सब्जेक्टों को पढ़ा है, उनमें से कुछ सब्जेक्टों को लेकर के, वो भी गाइडों को लेकर के पढ़ा रहे। तो आप खुद ही इसका विश्लेषण कीजिए, क्या वो आपको विषय की गहराई को अच्छे से समझा पाएगा, क्या आपको बता पाएगा क्या। दोस्तों व्यवसायीकरण का दौर है, व्यवसाय के लिए सब कुछ चल रहा है, जो जितना बोल रहा है उतना बिक रहा है, जितना दिख रहा है वो सब बिक रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है बेटा कि इस बाजारीकरण के दौर में आप जागरूक और समझदार नागरिक की तरह व्यवहार करो, आप जागो ग्राहक जागो वाला कॉन्सेप्ट पे काम करो। और वो काम ये कहता है कि आप किसी चीज़ को परचेज करने से पहले 10 जगह चेक करते हो, चीज़ों को समझते हो, उनको समझने के बाद ही उस पर डिसीजन लो। दोस्तों बीच में 1-2 दौर चले थे, 1-2 एग्ज़ाम हुई थी,
जब उनमें से आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आरपीएससी का जो पैटर्न है वो कहीं स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। आरपीएससी के द्वारा 2024 का जो पेपर था, उस पेपर को देख के लगता है कि स्पेशलाइजेशन की ओर पेपर बढ़ रहा है, यानी आरपीएससी स्पेशलाइजेशन की मांग कर रही है। आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत गहराई से पूछ रही है, आपको व्यवहारिक नॉलेज उसके बारे में पूछ रही है, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ में करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के आंसर्स की डिमांड कर रही है। कहानी या किस्से सुन के या टाइम पास करके बेटा आप अपने आप को धोखा देंगे। हमको ईमानदारी से सेल्फ स्टडी करें, टेक्स्ट बुक लाएं। सबसे पहले कहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें जो सरकार, राजस्थान सरकार से जो ऑथेंटिक है, भारत सरकार से ऑथेंटिक टेक्स्ट है, उसी पे रिलाई करें, उसी को पढ़ें। जितने भी टॉपर्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर हैं, मेरे छोटे भाई हैं बहुत सारे, वो टॉपर्स, मैं उनसे पूछता हूँ क्या पढ़ा, बोला भाई साहब ये पढ़ाता है। तो वो सभी हमेशा जो बताते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक बुक की बात करते हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा चूंकि कोर्ट में हर वैकेंसी जाती है, हर एग्जाम चैलेंज होती है, तो इस लिटिगेशन से बचने के लिए आरपीएससी एक ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पे पेपर बनाती है, उसके आंसर की भी वहीं से बनाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों जैसा पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलें, उसकी ओर आप आगे बढ़ें। मेरी सलाह यह है कि आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, बस दिशा आपकी थोड़ी सी गलत है, आपका कंटेंट थोड़ा सा गलत है, इस कंटेंट को आप थोड़ा सा सुधारिए। संस्थानों का स्तर, मेरा संस्थानों से भी निवेदन है, मेरा एजुकेटर से भी निवेदन है, चूँकि मैं भी एजुकेटर हूँ, मेरे सब भाई बंधु हैं, मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों को अच्छा कंटेंट दें, उचित कंटेंट दें और अपने आप पे भी थोड़ा सा मेहनत करें। मेहनत करके आप देंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बाजारीकरण का दौर, ठीक है पैसा कमाना जरूरी है, परंतु मेरा मानना है कि गलत चीज़ बेच करके किसी बच्चे के भविष्य का नुकसान नहीं करें। भविष्य के जो सपने वो आंखों में लेके आया है, एक गांव का गरीब बच्चा गांव में बैठा हुआ, क्योंकि इस सर्विस के लिए तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे 80 से 90% बच्चे ग्रामीण परिवेश के होते हैं, और मैंने उनकी पीड़ा, उनके माँ बाप की पीड़ा बड़े नज़दीक से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि वो स्टूडेंट जो हैं, माँ बाप सिर्फ यही सपना देखे कि बेटा कुछ बनेगा, कुछ करेगा। लड़का भी ये सोच के आता है जयपुर में या जहाँ पे भी वो कोचिंग करता है, वो ये उम्मीद करता है कि हमें आरएस बनने में मदद मिलेगी, लेकिन जब आरपीएस में वो एग्ज़ाम देता है, उसके बाद जब उसके पेन से लिखा नहीं जाता, आंसर देने की स्थिति में नहीं होता, उसको लगता है जो पढ़ाया उसमें से तो कुछ है नहीं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन ही जाएगी। लगातार आरपीएससी अपने स्तर को सुधार रही है, एक्सपर्टाइजेशन की मांग कर रही है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की डिमांड बढ़ रही है, व्यवहारिक आंसर की डिमांड की जा रही है, कंटेंट के लेवल पर ऑथेंटिसिटी की डिमांड कर रही है। दोस्तों जब तक आप इन चीज़ों में चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग जो है किसी प्रकार से सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। सफलता में आपके कहीं ना कहीं ये हर्डल्स के रूप में आएंगी। ये सारी जो एक मेरा विश्लेषण है, मेरा कुछ कड़वी बातें, कटु बातें हैं, लेकिन ये कटु सत्य है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसको मैंने शॉर्ट में जो सीमित शब्द हैं, हालांकि इस पर चर्चा और भी बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी क्वेश्चंस आप सबके हो सकते हैं दोस्तों, उनको लेकर के हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी बातों से किसी को असहमति हो तो वो असहमति रख सकता है, निश्चित रूप से सहमति रख सकता है, लेकिन मुझे ये मेरा अधिकार है कि मैं आपको या स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जागरूक करूं। एक सीनियर अभ्यर्थी होने के नाते, मैं अभ्यर्थी के बजाय मैं कहूँगा विद्यार्थी शब्द ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को, चाहे मैं सर्विस में हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं विद्यार्थियों सीखने की दिशा में अग्रसर हूँ। लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, विद्यार्थी के रूप में रहता हूँ, अपने सब्जेक्ट को विद्यार्थी के रूप में ही जीता हूँ, पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कहते हुए मैं आपको लास्ट अंतिम बात केवल इतनी ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर को, रणनीति को सुधारें। इंस्टीट्यूट के चयन में, कंटेंट के चयन में आप बड़ी सावधानी बरतें, और मैं कहूँगा कि किसी पर पराश्रित होने के बजाय स्वआश्रित होइए, यानी आप आत्मनिर्भर होने की कोशिश कीजिए। सेल्फ पढ़िए, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है,
दुकानों पे आप मांगोगे, एक दिन 2 दिन बाद में कंटेंट भी मिल जाएगा। बुक पढ़िए, संविधान, मूल संविधान को पढ़िए। संविधान में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं देख रहा हूँ पेपर का पैटर्न, कि जो हिंदी की शब्दावली है उससे समझ में ही नहीं आता। प्योर संविधान की लैंग्वेज को उठा करके पेपर में डाला हुआ है। अब नॉन पॉलिटी स्टूडेंट जो है, जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, वो लोग कैसे उस संविधान, जिन्होंने खुद ने संविधान को पूरा सही से नहीं पढ़ा है, केवल गाइडें पढ़ करके या वन लाइनर पढ़ करके, जो लोग आरएस की तैयारी करी है या थोड़ा बहुत नॉलेज अर्जित करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर उससे तो मुझे नहीं लगता कि उद्धार हो पाएगा। दोस्तों, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। मैं एजुकेटर हूँ, लेकिन एजुकेटर्स के विरोध में बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो स्टूडेंट इतनी अपेक्षाएं, अपना भविष्य के सुनहरे सपने देखता है, उन सपनों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं, मेरे साथी हमारे साथ जो है एक अनुभवी टीचर हैं और अनुभवी एजुकेटर हैं, पुराने टीचर्स हैं। उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की बहुत टाइम तैयारी की, इंटरव्यू दिए और अभी राजकीय सेवा में एक अच्छी पोस्ट पे हैं। और मैं डॉक्टर राजेंद्र सारन सर को, सोशियोलॉजी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, इनको इनवाइट करना चाहता हूं। ये भी 2 शब्द आपसे शेयर करेंगे, अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद, स्वागत है सर। मेरे पास में रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग और टाइमलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस डिस्कोर्स का विषय क्या है आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र भाई ने बहुत बारीकी से आप लोगों को बहुत ही सारगर्भित तमाम तरह की बातें आपको बताई। बहुत बोर्ड पे भी आपके सामने दिख रहा है कि भी ये कट ऑफ जो है वो पीपीटी तैयार है कि क्यों कम होती जा रही है, आप लोग देख रहे हो। क्या सवाल भी पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल इनके दिमाग में उठे हैं कि क्या विद्यार्थियों का लेवल गिर गया, सब्जेक्ट मैटर में कमी आ गई, इंस्टीट्यूशन का लेवल है वो गिर गया, या आरपीएससी का कोई स्पेशल इंटेंशन है ना। तमाम तरह की बातें उन्होंने उठाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें लगभग नरेंद्र सर ने आप लोगों को बता दी है और मैं इनके साथ में लंबे समय से रहा हूँ। बस मैं एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें बताऊँगा और जो चीज़ें हमने एग्ज़ाम्स के बाद में जो बच्चे जो बातें हमसे करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, मैं सिर्फ उन्हीं पर ही बात करूँगा। तो मैं क्योंकि सोशोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और मैं उसी डायमेंशन से बात करूँगा। पहली बात तो यही है कि परिवर्तन प्रकृति का क्या है, नियम है। तो हर जगह जब बदलाव आता है तो देखिए विद्यार्थियों के पढ़ने के तरीके में परिवर्तन आता है, इंस्टीट्यूशंस वाले हैं उनके पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन आता है, और जो एग्ज़ाम होल्डर बॉडीज़ है उनका भी अपना एक पैटर्न्स होता है ना। क्योंकि हम लोग एक पढ़ते हैं भी कोई भी कार्य घटना घटित होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारे यहाँ एक कोज इफेक्ट थ्योरी है, साइंस का लॉ काम करता है। तो एक वर्तमान सिनेरियो में कुछ ऐसी चीज़ें बन पड़ी है कि जो प्रैक्टिकल बात आपको जो बता रहा हूँ, फीडबैक के आधार पर बता रहा हूँ कि एक बात बिल्कुल सत्य है, एक बात बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात एक यूरोप में स्पेशली जर्मनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था 1818 में और उसका नाम था कार्ल मार्क्स था। तो ये जो आज जो चल रहा है ना, इस पे वो आज आप अनुमान लगाइए लगभग 200 साल पहले वो इस बारे में बहुत कुछ बोल चुका है, 150 साल पहले। तो मैं उसी की शब्दावली में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज के समय में मार्केट हावी है पूंजीवाद के ज़माने में, और हर चीज़ का क्या है, कमोडिटिफिकेशन हो चुका है, जिसका हिंदी में जिसको हम लोग कहेंगे पन्नीकरण हो चुका है। यानी हर चीज़ को कौन तय कर रहा है, बाजार तय कर रहा है, प्रत्येक चीज़ बाजार की विषय वस्तु है। तो शिक्षा भी उससे क्या है, अछूती नहीं है। इवन हमारी फैमिली भी उससे क्या है, अछूती नहीं है। नॉर्मली मैं एक इसका एग्जाम्पल दूंगा कि जिस तरीके से हमारे रिश्ते जो बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, परिवार तय करता था, लेकिन आजकल रिश्ते कौन तय कर रही है, रिश्ते तय कर रहा है मार्केट, शादी.com। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इस कदर बाजार हावी है। तो देखिए बाजार इस कदर हावी हो चुका है, तो इस वजह से जो एग्ज़ाम होल्डर इंस्टीट्यूशंस है वो मजबूर हो गई है कुछ करने के लिए। और ये वही दौर है कि आप जो लोग हैं, ये कट ऑफ का लेवल आप लोग देख रहे हो। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कुछ ऐसे डिसिप्लिन थे
जिनके अंदर अच्छे नंबर्स बन सकते थे, जैसे साइंस और मैथ की बात चल रही है, तो वो भी रिमूव, उनका वेटेज कम कर दिया गया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो है इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हमें विद्यार्थी मिलते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, बस इतना सा पढ़ाओ कि हम लोग क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ें और हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ये अब शॉर्ट एंड स्वीट्स का मामला अब नहीं चलने वाला है। आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, और जो आपको एक जो अनुभवी एक्सपर्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसा नरेंद्र जी ने चर्चा की भी, अब कोई काम चलाओ आदमी आपको पढ़ा और उससे काम नहीं चलने वाला। एक ही आदमी, देखो ये एक प्रतियोगिता का ज़माना है। दिन वो एक वंस अपॉन एक टाइम था जब एक गुरुजी सारे सब्जेक्ट जो है वो किसी खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे पढ़ा दिया करते थे। वो दैट गॉन, वो जो समय है जो अब जा चुका है। आज के समय में एक विषय की बात नहीं कर रहा मैं, तो कहता हूँ एक एक टॉपिक के एक्सपर्ट आते हैं बड़े लेवल पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जो है वो ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ये भी मैं पढ़ा दूंगा और ये भी मैं पढ़ा दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब देखिए संस्थाएं हैं वो गहराई से सवाल पूछ रही है, ठीक है ना। वो ये डिमांड कर रही है कि आपकी समझ है, यानी आपको नॉलेज है या नहीं है, वो आपसे ज्ञान पूछ रहा है। लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है पढ़ाने का? ट्रेंड ये है कि अब शॉर्ट एंड स्वीट का ट्रेंड चल रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का ट्रेंड चल रहा है। कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ा देता है, तो ये विकेट धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसी सिलसिले में मेरिट भी, ये तो पहले से तय था। जब पेपर मैंने जब मेरा पार्ट देखा सोशोलॉजी का, तो मैंने उसी समय फोरकास्ट कर दिया था कि ये मेरे सब्जेक्ट्स में मेरिट बहुत नीचे जाने वाली है। याद करिए पिछले 2 साल से पेपर ऐसा आ रहा है सोशोलॉजी का। पिछले साल ऐसे सवाल पूछे गए थे, जैसे वेस्टोक्सिक ने पूछा दीपंकर गुप्ता का, अर्जुन अप्पादुरई के बारे में पूछे, आज तक बच्चों को सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। इवन वो गूगल पे सर्च करें, गूगल पे भी उनके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और इसी बार भी ऐसा ही हुआ कि सोशियोलॉजी में ऐसे सवाल पूछ लिए जिनके अब तक जवाब नहीं मिल रहे हैं। आप बड़े से बड़े किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स देख लीजिए, उनमें उनके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो और ये बात हमने पहले भी गई थी कि बच्चों मैंने आगाह किया था कि भी अभी तक आपसे सोशियोलॉजी नहीं पूछी जा रही है, आपसे केवल जनरल इश्यूज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि दहेज क्या है, बाल विवाह क्या है, वृद्धों की समस्या क्या है, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह। मैंने कहा जिस दिन आपसे सोशियोलॉजी पूछी जाएगी आपको हवा भी नहीं लगेगी। और 2 बार से ऐसा हो रहा है कि आपसे सोशियोलॉजी पूछी जा रही है और आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपको एक्सपर्ट पढ़ा ही नहीं रहा है। आपको जो मार्गदर्शन रूम में जो व्यक्ति मिला जिसके संपर्क में, वो एक्सपर्ट है ही नहीं, उसको विषय की गहराई से समझ ही नहीं है। और कुछ लोग विषय की गहनता से समझ रखने वाले, वो जब क्लास में जाते हैं तो पहले दिन अटेंडेंस होती है, दूसरे दिन 10-20% कम हो जाती है, तीसरे दिन और कम हो जाती है। जो लास्ट क्लास होती है, लास्ट क्लास होते होते जो कुछ 2-4-5 बच्चे होते हैं वही क्लास में बैठते हैं, कहते हैं अरे ये क्या एकेडमिक स्टाइल में पढ़ा रहा है, ये कोई पढ़ाने का तरीका है, सिलेबस कब पूरा होगा। तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। आज बच्चे एग्जाम पेपर दे करके जब बाहर निकलते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि आज काश हम लोग किसी सही मायने में, रियल मायने में किसी एक्सपर्ट से पढ़े होते, तो आज हमें क्या है इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। खैर वो तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर आप एक्सपर्ट के टच में हो तो आपके सवाल सही होंगे और अच्छी मार्क्स से कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। कट ऑफ नीचे इसलिए चली गई है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते नहीं है, नोट्स पे डिपेंड हो गए हैं, संस्थाओं पे डिपेंड हो गए हैं। हम लोग जो है अनुभवी और विशेषज्ञों के लोगों के संपर्क में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत ही कॉमन वर्ड चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तमाम तरह की जब बातें होंगी तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कट ऑफ तो जानी है, नीचे जानी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस ठीक है, आप लोगों ने जितना, आप लोगों को समझ है, जितना बेटर किया वो है। लेकिन आप बात तो ये थी कि हमारा जो टाइटल था वो ये था भी कट ऑफ जाने के कारण क्या है। बहुत सारे कारण नरेंद्र जी ने आपको बताए, लेकिन 2-4 कारण मैंने बताए हैं। एक तो परिवर्तन प्रकृति का रूल है, दूसरा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का वेटेज कम हो गया है जहाँ पर स्कोरिंग की संभावनाएं बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहनता से हमें समझ नहीं है, गहनता की समझ रखने वाले अनुभवी लोग, मार्गदर्शकों की हमें कमी है। इस वजह से जो सवाल पूछे जाते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो कर सकने के बावजूद भी हम उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि इस बार जैसे एक सवाल पूछा गया था कि जातीयता का वैश्वीकरण। तो जैसे एग्ज़ाम हुआ तो मेरे पास जो बच्चे संपर्क, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये जाति का वैश्वीकरण क्या है। तो मैंने सोचा है, मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया यार, 25 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने सोशियोलॉजी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, रात पीएससी ने ऐसा सवाल पूछ लिया। फिर मैंने सोचा हो सकता है भी कोई ज़रूरी नहीं, तो कोई पूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, हो सकता है कोई कंसेप्ट आ गया होगा और तुम अपडेट नहीं हो, पूछ लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बच्चों को ये कहा भी कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको देख के बताऊँगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखी तो वो उसमें सवाल पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी।
अब मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि मार्गदर्शक, अनुभवी मार्गदर्शक की भूमिका क्या है। एग्जामिनर क्या खेल खेला, एग्जामिनर को पता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। जैसे मैंने बोला कि जिस दिन सोशियोलॉजी पूछी जाएगी उस दिन आपको नहीं समझ में आएगी, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अब उसने क्या किया, अगर वो लिख देता निर्जातीयता का वैश्वीकरण क्या है तो आप सवाल का जवाब दे देते। उसने स्मार्ट गेम खेला, उसने नृ शब्द हटा दिया, जातीयता यानी जाति से मिलता जुलता सवाल उसने पूछ लिया। जैसे उसने जातीयता शब्द लिख लिया, वैश्वीकरण लिया, सारे बच्चे क्या है उसको जाति मान बैठे और जाति से रिलेटेड उसको घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि वो सवाल क्या था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एथनिसिटी। और अगर आप ये बात करोगे तो आपने अगर ग्लोबलाइजेशन अच्छे से पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में है अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में था। यानी टॉपिक तो किससे पूछा गया, सवाल किससे पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन से। बच्चे उसको कहाँ से समझ रहे हैं, इसको कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, कास्ट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये है कि आप लोग, अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे और अनुभवी मार्गदर्शक के संपर्क में नहीं रहोगे, गहनता से अगर आप लोग विषय को नहीं पढ़ोगे, और अच्छे पढ़ाने वाले जो लोग हैं अगर वो आपको क्लास में पढ़ाएंगे और ऐसे क्लास से प्लान करते रहोगे, आप बोर होगे, तो फिर कट ऑफ तो निश्चित रूप से कम जाएगी, क्योंकि वो संस्था है, उसकी एक जिम्मेदारी है, वहाँ पर एक्सपर्ट है। जैसे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, आपकी तुलना में हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज हमें ज़्यादा है, तो देखिए जिन लोगों को ऊपरी लेवल पे जिम्मेदारी जाती है वो कंपेरेटली हमसे ज़्यादा वो क्या अनुभवी है, उनका लेवल भी हमसे क्या है ज़्यादा है, उनको हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब पता होती है। उन्होंने अपना गेम खेला, उन्होंने सही जगह चोट मार दी। बस इतना ही कहूँगा, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही अनुभवी और महत्वपूर्ण विचार थे स्टूडेंट्स के लिए। मैं सोचता हूँ कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन में अपना सहयोग देंगे और स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। और मेरा कहना है कि मैं फिर लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, चाहे मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मानूँ चाहे एक एजुकेटर की तरह मानूँ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाइए, स्वाध्याय को बढ़ाइए, आप पराश्रित मत बनिए दूसरों के ऊपर, नोट्सों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूँ कि हमेशा अपने मदे ही मोक्ष मिलता है। क्योंकि मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने मदे ही मोक्ष मिलता है। यानी आपको आपके प्रयासों से ही सफलता मिलेगी, किसी इंस्टीट्यूट या किसी एजुकेटर के प्रयासों से आप सफल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। वो एक अस्थायी क्षणिक दिखावा हो सकता है, लेकिन अंतिम सफलता, अगर आपका ठोस सफलता की कोई गारंटी है तो वो आपके खुद के प्रयास होंगे दोस्तों। अगर किसी और के मरने से आपकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे पहले जो मरने के लिए तैयार होंगे वो आपके माँ बाप होंगे। लेकिन दोस्तों, माँ बाप के पढ़ने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी आपके प्रयासों से मिलेगी। आप आरएस बनने का जो सपना पूरा करना चाहते हैं वो अपने प्रयासों से ही आपका सपना पूरा होगा। इस बात को ही यहीं पे मैं अपनी बात को अंतिम विराम देते हुए लास्ट बात यही कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ों को विशेष ध्यान रखें दोस्तों। एक तो अपने आप पे विश्वास बढ़ाएं, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दूसरा हार्ड वर्क करें। और तीसरी बात, सकारात्मक ऊर्जा के साथ ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए निरंतर सकारात्मक दिशा में एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, घबराना नहीं है। सिविल सर्विसेज एक एलीट जॉब है, एलीट जॉब इस सेंस में कि एक प्रेस्टिजियस जॉब है, समाज में अच्छा रेपुटेशन है, आपके जो आर्थिक इकोनॉमिकली आपको डिपेंडेंसी किसी पे ख़त्म कर देती है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पब्लिक सर्विसेज की जॉब है। और एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट वही होता है जो अपने आप में सक्षम होता है। आप अपनी सक्षमता को बढ़ाइए, तभी आप दूसरों की सेवा कर पाओगे, तभी दूसरों की मदद कर पाओगे। आप दूसरों पे आश्रित रह करके अपने आप को सिविल सर्वेंट बना भी लेते हैं तो आप लोगों की सही अर्थों में सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं।
और ये कैपेसिटी जो आएगी वो आपके खुद के प्रयासों से आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम लेता हूँ। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हमारी जो व्यू हैं आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। भविष्य में आपको अपना भविष्य तय करने में, आपकी रणनीति तय करने में, आपके मार्गदर्शन के तौर पे ये मेरे जो 2-4 शब्द हैं, मेरे व्यू हैं, वो आपको मदद करेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में नहीं बल्कि भारत की प्रशासनिक सेवा में भी स्थान प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।